हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस महंगे शेयर को आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो हम भी सबसे पहले वही जानेंगे। तो बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसके जो सब्सिडियरीज हैं, मतलब एक बड़ी कंपनी है। मतलब उसके जो नीचे वाली इसके नीचे मतलब 3 कंपनियां हैं वो इसके अंडर काम करती है। जिसके अंदर की जो पहली कंपनी है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरी है इंश्योरेंस, और एक तीसरी है वेल्थ मैनेजमेंट। मतलब मेन कंपनी का जो काम है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। मतलब क्या कहते हैं कि मतलब आपको अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए वो कंपनी बताती है, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, अपना कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब। और वेल्थ मैनेजमेंट मतलब कम, ये मैंने आपको अभी बताया ना, मतलब कैसे आपको पैसा लगाना चाहिए, मतलब वेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो वाला काम मेन कंपनी का है। तो मेन एक तरीके से देखा जाए तो मेन कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और लगभग इसके अंदर हर सेक्टर आ जाता है। अब इसके हम क्वार्टर टू रिजल्ट्स की बात करें तो इसके फिंसर मतलब बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज फाइनेंस दोनों के ही रिजल्ट गिरे हैं। और इसके 18% मतलब इसने बजाज फाइनेंस से कम गिरावट देखने को मिली है। इसमें बजाज फाइनेंस में तो लगभग 36% की गिरावट हुई है रिजल्ट में, जबकि इसके अंदर सिर्फ 18% की गिरावट ही हुई है। तो ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में रिजल्ट में ये इन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोविड चल रहा है, तो कोविड के चलते कंपनी ने प्रोविजंस बढ़ाए हैं। तो प्रोविजंस की वजह से जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन पूरा जो प्रॉफिट गिरा है उसमें प्रोविजन इंक्लूड नहीं है। तो मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की गिरी है। मतलब एक तरीके से देखा जाए आप लगभग 10% बोल सकते हो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी थोड़ा ग्रोथ दिखानी चाहिए थी, लेकिन डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव बात है। लेकिन हम जानेंगे कि आगे क्या इसके और फैक्टर्स देखेंगे, क्या इस पे कंपनी पे इफेक्ट पड़ा है या नहीं। तो ये हम स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। इसकी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो लगभग 90,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टॉक है और देखा जाए तो एक प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक भी ये है। और आप कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत महंगा शेयर है, मतलब ये कुछ लगभग 6,000 रुपये का शेयर है, तो ये हम नहीं इसमें इन्वेस्ट करेंगे। भाई साहब, भले 6,000 रुपये का ये शेयर है लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन भी उतना है। आप इंडस्ट्री का पी देखिए 29.15 है, और जबकि उससे भी अभी आपको सस्ता मिल रहा है। भाई साहब, कंपनी एक बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री के मुकाबले, आप वो भी देखिए। और उसके सस्ते आपको 3 रुपये सस्ते में मिल रहा है ये लगभग आपको ये शेयर। तो ये शेयर कोई ऐसा मतलब क्या कहते हैं कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक है। और क्या कहते हैं कि अगर आपको 26 के पी पे ये शेयर मिल रहा है तो मतलब बहुत बढ़िया बात है। आप HDFC लाइफ को देखिए, उनका लाइफ इंश्योरेंस का काम है, वो शेयर अभी 90 के पी पे ट्रेड हो रहा है, और जबकि सिर्फ 550 की उसकी मार्केट वैल्यू है। मतलब बैलेंस शीट में तो वो कंपनी की कोई वैल्यू ही नहीं है बजाज फिनसर्व के सामने तो। और अगर आप SBI लाइफ की बात करोगे तो SBI लाइफ भी 60 के पी पे ट्रेड हो रहा है, और जबकि ये स्टॉक आपको 26 के पी पे मिल रहा है। तो आप इसको अभी महंगा कहोगे? भाई साहब, इस स्टॉक के लिए तो लगभग मतलब 50 पी तक तो आपको वेट कर, मतलब 50 पी तक आप इसको रख सकते हो। मतलब अभी लेके 50 पी तक अगर ये स्टॉक पहुंचता है तब तक आप इसको रख सकते हो। और ये जाएगा भी इसमें एक मतलब क्या कहते हैं क्वालिटी भी है कि जाने की इसमें हुनर भी है, और ये जा भी सकता है और ये जाएगा भी, इतना मेरा मानना है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखोगे आप 3,196 की इसकी बुक वैल्यू है, मतलब बुक वैल्यू भी इसकी बहुत खासी स्ट्रांग है। और उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक भी इसका 1.82 है। और अगर आप बजाज फाइनेंस में देखोगे तो वो लगभग 6-7 के पी पे मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस क्या कहते हैं कि बुक में थोड़ा मतलब वीक है, और उसके मुकाबले बजाज फिनसर्व बहुत बढ़िया शेयर है। और ऐसा मेरा मानना है कि ये शेयर लगभग 3-4 के पी तक पीबी मतलब प्राइस टू बुक रेशियो के लगभग ये शेयर जाएगा।
और इसकी अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसकी जो है वो थोड़ी कम है, ये इसकी एक नेगेटिव बात है। अगर आप इसकी अपनी बजाज फाइनेंस की आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर खासा अच्छा है, तो ये थोड़ी नेगेटिव बात है और ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 221 ही है इसका। और अगर आप बजाज फाइनेंस का देखोगे तो बजाज फाइनेंस का लगभग नहीं सॉरी मैं गलत था, मैं अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू को थोड़ा मिक्स कर गया। बाकी अर्निंग पर शेयर भी इसका अच्छा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बजाज फाइनेंस का लगभग 20-25 रुपये के लगभग है और इसका 220 है। तो एक बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक है, एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सब पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन एक जो सबसे भारी रिस्क इसके अंदर है वो ये है कि अगर आप इसका डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो डिलीवरी परसेंटेज मात्र 20% की डिलीवरी इसके अंदर आज हुई है। मतलब इसके अंदर और बजाज फाइनेंस के अंदर जो मेन रिस्क है जो मेरे को लगता है कि इंट्राडे बहुत ज़्यादा होता है। तो इंट्राडे बहुत ज़्यादा होता है तो इससे क्या हो जाता है कि स्टॉक कभी भी एकदम से 6% गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाता है कि यार एक हैवी रिस्क हो जाता है। क्योंकि मतलब आप देखोगे कभी स्टॉक 6,000 पे ट्रेड कर रहा है, वो कभी एकदम से वो 5,000 पे आ जाएगा और कभी एकदम से वो वापिस 5,000 के बाद 7,500 पहुंच जाएगा। तो ये एक हैवी रिस्क कहलाता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक पसंद नहीं है तो इसमें आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। लेकिन इसकी जो एक और चीज़ है जो कि मुझे नेगेटिव लग रही है, आपका कोई और फैक्टर भी हो सकता है, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह हैं उसमें क्या कहते हैं कि लगभग 75% ही बड़े लोगों के पास है। अगर आप 25% रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि जो अदर पार्टीज है आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की, तो 25% ही उनके पास है, मतलब उनके यहाँ 25% है, तो लगभग मिनिमम 80% तो होना ही चाहिए। और इसके अंदर मेन क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड, DIA और FII को इतना ट्रस्ट नहीं लग रहा है। तो ये आप ये फैक्टर देख सकते हो कि मतलब बड़े लोगों ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है इसके अंदर, अमाउंट किया हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कंपनी की टॉप लाइन की अगर हम बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन एक अच्छी खासी बढ़ रही है। कंपनी की टॉप लाइन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 15 से 20% का कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी खासी अच्छी है और मतलब एक अच्छे वैल्यूएशन पे बढ़ रही है और अच्छे टाइम से बढ़ती जा रही है। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कंपनी के आप इनकम और टॉप लाइन मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। अब कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन को एक एक्चुअल वैल्यू से जान लेते हैं। पहले साल कंपनी ने लगभग 32,000 करोड़, पहले साल मतलब 2018 मार्च, और ये जो डेटा है अभी तक का मैं आपको मार्च 2020 तक का ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो मतलब अभी जो रिजल्ट आया ना उसकी एक बैलेंस शीट अच्छे से मिलती नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं उसका स्टेटमेंट अभी लेके नहीं आ पाया हूँ। अगर वो बैलेंस शीट मेरे को मिलती है तो मैं आपको उसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको उसका अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर ले आऊँगा। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो लगभग 15 से 20% की कंपनी के इनकम में ग्रोथ है। और अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी लगभग हर साल बढ़ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन बात आ जाती है कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हद से ज़्यादा भी नहीं बढ़ पा रही है। और यही फैक्टर मतलब मेन बजाज फाइनेंस के अंदर भी था, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन बजाज फाइनेंस का एक उल्टा फैक्टर है, मतलब वो पहले लोन लेते हैं फिर लोन देते हैं, तो उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट क्यों है तो ये तो हम आप आगे चल के पता पड़ेगा। तो आप देखिए, क्योंकि एक इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है तो ये एक फैक्टर थोड़ा नेगेटिव मेरे को लग रहा है। अब इसके अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगभग हर साल अच्छे खासा बढ़ा ही है। और अगर आप 18 से 19 की बात करेंगे तो 19 में तो लगभग खासा ही अच्छा बढ़ा है। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करोगे तो लगभग 5% ही कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ा है। लेकिन अभी अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, ये जो डेटा होता है ये थोड़ा पुराना होता है, तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो 220 अभी करंट कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। तो करंट अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ गया है मार्च 2020 से, अगर कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो।
अगर कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में तो कंपनी मतलब रॉकेट सी हो गई है। मतलब 2019 के बाद कंपनी बुक में इतनी स्ट्रांग हो गई, मतलब 900 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई। तो आप बताइए कि ये शेयर तो पहले 4-5 हज़ार पे ट्रेड कर रहा था, फिर वो 10,000 का हाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जिसकी बुक वैल्यू ही 3,190 रुपये की है। तो ये बुक में कंपनी बहुत स्ट्रांग लग रही है कि वेक फैक्टर है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है, अगर वो कम हो जाए तो ये